नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी 2024 जो 12th लेवल पे सीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसमें करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जी हाँ, करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सीईटी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन सभी को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो 60 से ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सभी एग्ज़ाम जिन्होंने सीईटी का दिया है तो ये ऑफिशियल इसको करंट अफेयर्स की आंसर की मान सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली शिफ्ट जो 22 अक्टूबर को जो पहली पारी में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सीईटी के एग्ज़ाम में आए थे वो है भारत जापान का जो 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। यहाँ दोस्तों, धर्म गार्जियन जो अभ्यास है वो भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था। तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। धर्म गार्जियन युद्ध जो संयुक्त अभ्यास है जो बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ था। 25 फरवरी से लेकर ये 9 मार्च 2024 तक धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया था। इसके अलावा अगर व्याख्या सहित अगर चर्चा करें तो भारत जापान का ये 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जो राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ। 25 फरवरी से 9 मार्च तक चला। इस अभ्यास में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के जवान सही इसमें शामिल हुए थे। और इसमें भारत की राजपूताना राइफल्स बटालियन और जापान की 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक शामिल हुए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी थी। तो संतोष ट्रॉफी 2023-24 ये सर्विसेज ने खिताब जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साल 2023-24 की संतोष ट्रॉफी है वो सर्विसेज की टीम ने जीती है। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में सर्विसेज ने फाइनल में गोवा को 1-0 से हराया था। सर्विसेज इस टूर्नामेंट में 7वीं बार खिताब जीती है। उनका पिछला खिताब 2019 में आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे। तो ये आप सभी को पता है कि 7 चरणों में लोकसभा चुनाव आयोजित करवाए गए थे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए जो मतदान है वो कुल 7 चरणों में हुआ था। 19 अप्रैल को जो सातवां चरण 1 जून को था और पहला चरण 19 अप्रैल को था। मतगणना यानी काउंटिंग हुई थी 4 जून को। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, संघाई सहकारी संगठन जहाँ एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण है वो 19 मार्च को कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन है वो जो नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन 19 मार्च को नई दिल्ली में किया गया था। इसका उद्देश्य एससीओ सदस्य देशों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना है और यह आयोजन सहयोग तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा एससीओ के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो इसमें ध्यान रखना ये मान सिंह बने हैं एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, मान सिंह ने हांगकांग चीन में 2024 एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था, जिसे यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये दूसरे भारतीय पुरुष बन गए हैं। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में इन्होंने 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के साथ पदक जीता है और स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। 2017 में ये एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी गोपी तोनाकल थे। नेक्स्ट, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भारत है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 2014 से 24 तक के अगर दशक की देखा जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश है। ये उपलब्धि देश के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इन 10 वर्षों के दौरान देश में 2.5 बिलियन यूनिट के लक्ष्य के मुकाबले 2.45 बिलियन यूनिट मोबाइल फ़ोन का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना
पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई है? तो इस योजना को पूरे राजस्थान में जून 2021 से चालू किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना ये राज्य में 25 जून 2021 से शुरू हुई है। योजना से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। योजना में अनाथ बच्चों को तात्कालिक सहायता के रूप में एक मुश्त 1 लाख रुपए और 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह और 2000 रुपये इसमें वार्षिक सहायता राशि दी जाती है। साथ ही 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी इसमें देय है। नेक्स्ट है भड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। भड़ला सोलर पार्क है ये वर्तमान में ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जोधपुर में है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन फलोदी खुद एक नया जिला बन गया है, लेकिन नए जिले से अभी फिलहाल कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो जो पुराने ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग हमको मानना है जोधपुर में। तो भड़ला सोलर पार्क है विश्व का सबसे बड़ा ये सोलर पार्क है 2245 मेगावाट क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पर है? तो मार्बल डंपिंग यार्ड है ये कुंभलगढ़ में है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल मार्बल डंपिंग यार्ड ये किशनगढ़ में है, कुंभलगढ़ नहीं है, किशनगढ़ है। अजमेर में ये मार्बल डंपिंग यार्ड स्थित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व में किशनगढ़ मार्बल सिटी के नाम से आपको पता है जो प्रसिद्ध है। किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड का नज़ारा ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बर्फ़ में आ गए हो। बर्फीली वादियों और समुद्री तट जैसा देखने को मिलता है। दरअसल ये कश्मीरी वादियों का लुक देने वाले किशनगढ़ के 535 बीघा क्षेत्र में देश के सबसे बड़े न्यू डंपिंग यार्ड यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। 2000 फैक्ट्रियों के निकलने वाली जो मार्बल स्लरी से भरने से इसमें 20 साल लगेंगे, तो इसे तैयार किया गया है मार्बल जो सिटी है किशनगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? तो इस योजना को अगर बात करें तो 11 अक्टूबर 2022 को इस योजना को अधिसूचित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 11 अक्टूबर को इसे अधिसूचित किया गया था। योजना के अनुसार 15 लाख रुपए कीमत तक के लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% राशि या 60,000 रुपये, दोनों में से जो भी पहले वो अनुदान है सरकार के द्वारा इसमें संबंधित वाहन निर्माता कंपनी को दिया जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो ये ध्यान रखना, पहली महिला वैज्ञानिक बनी है अदिति सेन। या दोस्तों अदिति सेन, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रोफेसर अदिति सेन जो जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। भारतीय विज्ञान के लिए भूतपूर्व क्षण में जो प्रोफेसर अदिति सेन को वर्ष 2023 के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सीईटी का जो 12th लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 22 अक्टूबर को, जो सेकंड शिफ्ट का, उसमें कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे? तो उसमें क्वेश्चन थे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान से सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते हैं? तो इसमें सर्वाधिक वयस्क श्रेणी के खाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक वयस्क श्रेणी के खाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को पीएम मोदी द्वारा 10 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई थी और गैर कॉरपोरेट जो गैर लघु सूक्ष्म उद्यमों को इसमें 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 है, वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो इस कार्यक्रम का आयोजन है वो हैदराबाद में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एशिया का जो सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित हुआ था। 8वां संस्करण है जो हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इसका उद्घाटन 18 जनवरी को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर को कौन थे? मुख्य सचिव के बारे में पूछा गया था, तो वर्तमान में ध्यान रखना सुधांशु पंत है वो राजस्थान में मुख्य सचिव है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव है सुधांशु पंत।
राज्य सरकार में अगर बात करें तो राजस्थान सरकार में भारतीय प्रशासनिक सेवा में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है मुख्य सचिव। यह पद मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के सलाहकार के रूप में काम करता है और राजस्थान में जो विभिन्न विभागों के प्रशासक के लिए भी जिम्मेदार होता है। मुख्य सचिव केंद्र सरकार और राज्यों के साथ साथ समन्वय भी करता है और जो सरकारी नीतियों और कार्यक्रम का भी कार्यान्वयन इसमें सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो ये ध्यान रखना, ये पुरस्कार दिया गया है जो ग्रीन ऑस्कर के नाम से इस पुरस्कार को जाना जाता है, पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2024 के लिए पूर्णिमा देवी बर्मन को यह पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह अवार्ड लुप्त प्राय ग्रेटर एडुजे जो स्टॉक हरगिला और उनके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण के लिए दिया गया है। ये अवार्ड उन्हें दूसरी बार मिला है। इससे पहले 2017 में व्हिटली अवार्ड से सम्मानित इनको किया जा चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार 2023 के विजेता दिव्यकृति सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल में है? तो दिव्यकृति सिंह ये महिला घुड़सवार है। घुड़सवारी के भी आपको 4 ऑप्शन इसमें देखने को मिले हैं। तो ये घुड़सवारी में अगर बात करें तो ड्रेसाज इवेंट में ये पार्टिसिपेट करती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ दोस्तों दिव्यकृति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज टीम की सदस्य है और ये प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली घुड़सवार है दिव्यकृति सिंह। और महिला घुड़सवार दिव्यकृति सिंह को अर्जुन अवार्ड से हाल ही में नवाजा गया था और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है। नेक्स्ट अगर बात करें, 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला एथलीट है वो है अवनी लेखरा। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अवनी लेखरा ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में अपने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 स्पर्धा में, ये स्पर्धा भी पूछी जाती है कि कौन सी कैटेगरी में कौन से इवेंट में खिताब जीता है। इसके अंतर्गत वह गेम्स के इतिहास में, जहाँ पैरालंपिक गेम्स के इतिहास में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली और 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। क्योंकि पिछले जो टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड प्लस कांस्य, यहाँ गोल्ड भी जीता था और जो ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, और इस बार इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये 3 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले एशियाई जो खिलाड़ी बने हैं लिएंडर पेस, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं। लिएंडर पेस है वो जो खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हुए हैं और विजय अमृतराज है वो योगदानकर्ता की श्रेणी में शामिल हुए हैं। पेस और अमृतराज टेनिस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले 2 भारतीय और एशियाई पुरुष बन गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। खेल दिवस की अगर बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में 2012 में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी ताकि खेल उत्कृष्टता को मान्यता दी जा सके। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। तो उनके जन्मदिन को श्रद्धांजलि देने के लिए इस तिथि का चयन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में एक साथ चुनाव करवाने के जो मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में इस समिति ने रिपोर्ट पेश की और इस समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में एक साथ चुनाव करवाने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। समिति में अगर सदस्यों की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बहुत सारे इसमें सदस्य हैं। ये आप डिटेल वाइज बाद में देख सकते हैं। उसके बाद में जो 12th लेवल CET का एग्ज़ाम हुआ था 23 अक्टूबर को, उसकी जो पहली पारी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो पूछा गया था राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये ध्यान रखना 9 से लेकर 11 दिसंबर तक इसका आयोजन है वो जयपुर में हो रहा है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। और इसको लेकर अलग अलग राज्यों में ये समिट भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वावधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये ध्यान रखना, कांस्य पदक जीता है मोना अग्रवाल ने, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मोना अग्रवाल, जिनका संबंध है वो सीकर से है, यानी सीकर में जन्मी मोना अग्रवाल ने R2 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी के अंतर्गत कांस्य पदक जीता है। निशानेबाजी में स्वर्ण पदक इसी इवेंट में अवनी लेखरा ने जीता और मोना अग्रवाल ने कांस्य जीता है। अगला क्वेश्चन है, वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया गया था? तो वैभव फेलोशिप कार्यक्रम जो अगर बात करें तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी वैभव फेलोशिप कार्यक्रम जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य विदेश में स्थित भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के साथ अल्पकालिक सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू की गई थी? तो योजना के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा गया अग्निपथ के बारे में तो 14 जून 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू हुई थी। भारत सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। इसके तहत सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों की भर्ती की जाती है और इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी राशि दे है? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसमें 5 विकल्प है। इसमें उपयुक्त विकल्प की अगर बात करें तो इसमें बालिकाओं को 4500 रुपये मिलते हैं और बालकों को इसमें 4000 रुपये दिए जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो पहले बेरोजगारी भत्ता योजना थी उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किया गया था। 1 जनवरी 2022 से दिशा निर्देश लागू है जिसमें पुरुषों को 4000 रुपये, महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स के लिए 4500 रुपये है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये ध्यान रखना, 23 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। यहाँ दोस्तों 23 अगस्त को मनाया जाता है, यहाँ पर सी हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने 23 अगस्त को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया था चंद्रयान 3 जो मिशन था उसकी सफलता की याद में। यहाँ दोस्तों 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने बड़ी उपलब्धि हासिल की थी और इस मिशन के जरिए भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना था। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का जो थीम रखी गई है वह है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। नेक्स्ट है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप किस देश को सौंपी है? तो इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो पहली खेप है वो फिलीपींस को सौंपी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और भारत और रूस के बीच ये संयुक्त उद्यम के तहत इसे विकसित किया गया है। और अगर बात करें तो इस फिलीपींस को ये पहली खेप सौंपी गई है भारत के द्वारा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और इस मिसाइल को भारत का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के वर्तमान 1 सितंबर 2024 के दिन मुख्यमंत्री कौन है? तो भजनलाल शर्मा, आप सभी को पता है राजस्थान के मुख्यमंत्री है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो 26वें हैं और व्यक्तिगत रूप से 14वें मुख्यमंत्री हैं। सांगानेर से पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा मूल रूप से भरतपुर के निवासी है। भरतपुर के अटारी तहसील नदबई के निवासी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, 25वें। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण जो CBDE कार्यक्रम का प्रारंभ किया था? यहाँ इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो की गई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को उद्यमिता की सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी इंजीनियरिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कंपनी एनसिस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक साझेदारी भी की है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजाइन, सोच और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 68 खदानों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरिस्का टाइगर रिजर्व के जो 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी 68 खदान चल रही थी उनको बंद करने का निर्णय लिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है
15 मई 2024 को आदेश पारित किया गया था। सरिस्का में कानून का उल्लंघन करके जो संगमरमर, डोलोमाइट और चूना पत्थर के खनन को रोकने के लिए 1990 के दशक के बाद देश की शीर्ष अदालत द्वारा किए गए प्रयासों में नवीनतम फैसला है। नेक्स्ट है विश्व टीबी यानी तपेदिक दिवस की थीम, मूल विषय क्या रखा गया। तो थीम अगर बात करें तो विश्व टीबी दिवस जो हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, थीम इसकी रखी गई है। जी हाँ, जो इसकी थीम अगर बात करें तो विश्व टीबी दिवस जो थीम है, हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यस वी कैन एंड टीबी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाते हैं। टीबी से जुड़ी जागरूकता के लिए दिन मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस की थीम है, हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। यह थीम आशा का संदेश देती है कि टीबी महामारी से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों के महत्व पर जोर देती थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो सीटी का जो 12th लेवल का एग्जाम है 23 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन पूछे गए थे निम्नलिखित में से राजस्थान के महाधिवक्ता 6 सितंबर को कौन है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो राजस्थान के महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 3 फरवरी को राजस्थान सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया था। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जनवरी 2014 से 19 तक अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके हैं। नेक्स्ट है फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेज़बानी के लिए ब्राज़ील को चुना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फीफा के 211 सदस्यों के द्वारा मतदान के बाद ब्राज़ील को साल 2027 के लिए महिला विश्व कप फुटबॉल की मेज़बानी के लिए चुना गया है। यह टूर्नामेंट का 10वां संस्करण होगा। इसकी घोषणा थाईलैंड में आयोजित 74वीं फीफा कांग्रेस में की गई थी। नेक्स्ट है कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन है वो किया गया था दुबई में। यहाँ दुबई यूएई में इसका आयोजन हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 13 से 15 जनवरी को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय के द्वारा हुआ था। भारत सरकार के एक प्रमुख अंग के रूप में आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरालंपियन ने पैरालंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। देवेंद्र झाझड़िया 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन है। आप सभी को पता है ये राजस्थान से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन है। 2004 पैरालंपिक एथेंस में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था और रियो डी जेनेरियो 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में उन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाते हुए दूसरा स्वर्ण पदक जीता था। ये चूरू से है। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने 18 अप्रैल को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया था। तो इसका परीक्षण किया गया था डीआरडीओ की ओर से जो ओडिशा में, जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में इसका परीक्षण हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये डीआरडीओ की ओर से 18 अप्रैल को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में इस स्वदेशी तकनीक वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। नेक्स्ट है मार्च 2024 में CBSE के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राहुल सिंह को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये निधि छिब्बर की जगह लगे जो नीति आयोग के सलाहकार है। राहुल सिंह 1996 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। नेक्स्ट है क्ले मिट्टी कोर्ट में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो ध्यान रखना सुमित नागल है वो प्रथम भारतीय बने हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सुमित नागल क्ले कोर्ट पर मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। शीर्ष रैंकिंग वाले भारतीय एकल खिलाड़ी ने शानदार वापसी करते हुए इटली के माटेओ अर्नाल्डी को हराया था। नेक्स्ट अगर बात करें CET का 12th लेवल का एग्जाम था 24 अक्टूबर को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक ऑन फील्ड की रानी या गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो ये गोल्डन गर्ल के नाम से PT ऊषा को जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो भारतीय एथलीट पीटी उषा, इनको भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी या गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम पिलवुकालाग्ली थेकेरम्बिल, नाम भी थोड़ा डिफिकल्ट है। पीटी उषा शॉर्ट फॉर्म में हम याद रख सकते हैं। पीटी उषा भारत के अब तक की सबसे महानतम एथलीट में से एक है और एशियाई खेलों में 11 पदक जीतकर भारत की सबसे सफल एथलीट है। दिसंबर 2022 में पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किस समूह के कर्मचारियों से संबंधित है? तो नमस्ते योजना जो स्वच्छता कार्मिक से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड जो सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये का बजट रखा था। ये योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। मुख्य उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को समाप्त करना है। नेक्स्ट है विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम पूछी गई है। ये थीम है काम करते समय हम अपनी आंखों से प्यार करें, यानी कार्य करते समय अपनी नेत्रों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम रखी गई है काम करते समय हम अपनी आंखों से प्यार करें। हर साल विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2023 में ये 12 अक्टूबर को मनाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य है? तो सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य अपना राजस्थान है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में रोड सेफ्टी एक्शन प्लान अपनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राज्य ने 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है। इस कार्य योजना को परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ ने तैयार किया है। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 में राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो बजट प्रस्तुत किया था जो वित्त मंत्री जो दिया कुमारी, यहाँ पर दिया कुमारी होगा, दिया कुमारी ने बजट पेश किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 10 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया था। ये पहला मौका था जब 20 साल में राज्य का बजट केंद्र के बजट से पहली बार पेश किया गया था। नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन है? तो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। अहमदाबाद में स्थित वास्तुकारों के एक प्रतिष्ठित वंश से है। कई पीढ़ियों से चली आ रही इनकी पारिवारिक विरासत के साथ सोमपुरा ने 200 से अधिक मंदिर को डिजाइन किया है और निर्माण करके भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक अमिट छाप छोड़ी है। चंद्रकांत सोमपुरा ने गुजरात के अक्षरधाम मंदिर को भी डिजाइन किया था। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्तमान में राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। लोकसभा चुनाव के समय भी यही थे और मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं और इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है? तो खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व झुंझुनू में है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील में है। खेतड़ी निमका थाना रोड पर ये खेतड़ी शहर के पास है और ये दिल्ली से 220 किलोमीटर और जयपुर से 172.4 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वर्ष 2022-23 की अगर दोस्तों बात करें तो 22-23 के दौरान सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था, जिसकी कुल दूध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.72% थी, लेकिन राजस्थान का 14.44% हिस्सेदारी के साथ दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है छठे एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने रजत पदक जीता है? तो इसमें रजत पदक जीता है जो सृष्टि खंडागले ने, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय जिम्नास्टिक जो सृष्टि खंडागले ने एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। जहाँ दीपा कर्माकर ने एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा था। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया था?
तो इस मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोलकाता में 6 मार्च को हुआ था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पीएम मोदी ने 6 मार्च को कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। ये मेट्रो ज़मीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल में 13 मीटर नीचे बनी ट्रैक पर दौड़ती है। 1984 में देश की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ब्लू लाइन में चली थी। 40 साल बाद एक बार फिर से देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो रेल है वो चली है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 इसकी थीम है विकसित भारत के लिए जो देसी प्रौद्योगिकी या विकसित भारत के लिए देशी प्रौद्योगिकी तकनीकें, इसकी थीम रखी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, जो भारत की वैज्ञानिक प्रगति में स्वदेशी नवाचारों पर जोर देती है, तो ये थीम है। और हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 1928 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के समझ दिलाता है। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो अगस्त 2024 में राज्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। नवीन महाजन है वो निर्वाचन अधिकारी है, उनकी नियुक्ति हुई थी। मधुकर गुप्ता तो वही है। अगस्त 2024 में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी 22 में इनकी नियुक्ति की गई थी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। कलराज मिश्र उस समय राज्यपाल थे जिन्होंने नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। तो इनकी नियुक्ति 5 साल या 65 साल की अवधि दोनों में जो भी पहले उनका कार्यकाल रहेगा। और पीएस मेहरा का इन्होंने स्थान लिया था। नेक्स्ट है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाना है। तो ये इंस्टीट्यूट है ये जोधपुर में स्थापित हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो तकरीबन 600 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट ये जोधपुर में स्थापित किया जाना है। ये संस्थान जोधपुर में निर्माणाधीन है और ये वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानक स्थापित करेगा। अब बात करते हैं सीईटी का 12th लेवल का जो 24 अक्टूबर को अंतिम दिन जो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल टैली को मिलान करना था, तो हमने मिला के आपके लिए तैयार रखा है। प्रथम स्थान पे तो पेरिस पर ओलंपिक की अगर बात करें तो इसमें यूएसए रहा था, भारत की 62वीं रैंक थी। पाकिस्तान 71वीं रैंक थी, इसमें भारत शायद 71वें स्थान पे था, पाकिस्तान की 62वीं थी। और तीसरा स्थान जापान का था। तो भारत यहाँ पे 71वें था, क्योंकि पाकिस्तान की रैंक सुधर गई थी। पाकिस्तान ने एक ही गोल्ड मेडल जीता था, तो इसमें भारत 71वें पे था और पाकिस्तान है वो 62वें पे था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2023 का 69वां सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को मिला है, यानी हिंदी में पूछा गया है। यहाँ दोस्तों हिंदी में पूछा गया, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। इंग्लिश में अगर मैं आपसे बोलूँ तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। पारितोषिक हिंदी वर्ड आपको थोड़ा कंफ्यूज इसमें कर दिया है। तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट फिल्म को मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट जो 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। फिल्म का लेखन निर्माण और निर्देशन आर माधवन ने किया था, जिन्होंने अपनी ओर से पुरस्कार भी प्राप्त किया। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैरकानूनी खनन कार्य को रोकने के आदेश जारी किए हैं। तो राजस्थान को ये आदेश दिए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में जो अवैध खनन को रोकने का आदेश दिया है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में 692 किलोमीटर तक फैली अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जो पारिस्थितिकी, जल और विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। रेगिस्तानीकरण को रोकते हैं। अरावली पर्वतमाला जलवायु को नियंत्रित करते हैं और विविध पारिस्थितिकी तंत्रों और साबरमती और लूनी जैसी नदियों का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है पेरिस पर ओलंपिक 2024 में किस खेल वर्ग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है। तो मोना अग्रवाल इन्होंने जीता है कांस्य पदक R2 10 मीटर ए राइफल SH1। जी हाँ, R2 10 मीटर, R2 महिला 10 मीटर ए राइफल। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों R2 महिला 10 मीटर ए राइफल SH1 स्पर्धा में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सीकर में जन्मी मोना अग्रवाल R2 10 मीटर ए राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है
और इसी इवेंट में अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 की पदवी दी गई है? तो मार्च 2024 में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये मिनी रत्न श्रेणी 1 की दर्जा दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मार्च 2024 को मिनी रत्न श्रेणी 1 जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त यह मान्यता देश के विद्युत परिदृश्य में ग्रिड इंडिया की भूमिका को रेखांकित करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ यानी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को अध्यक्ष चुना गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर बात करें तो वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख हैं। 30 अप्रैल को ये 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की कमान इन्होंने संभाली थी। ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में विशेषज्ञ है और परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित भी है। नेक्स्ट है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अगस्त 2024 में? तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो भारत का अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वैज्ञानिक एस सोमनाथ। ये रॉकेट वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट जो ये इंस्टीट्यूट है ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में है और जयपुर में ये जामडोली में स्थित है इंस्टीट्यूट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन है जो सीटी में पूछे गए थे। करंट अफेयर्स हमने सारे शामिल किए, चाहे वो राजस्थान हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।